हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। हम लोग ने सत्ता की साझेदारी को कवर कर चुके थे और उससे रिलेटेड जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर सीरीज चल रहा था उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले वीडियो में आपको 1 से 6 तक जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन थे उसे कवर कर दिया गया है। आज क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में क्या अंतर है उसे स्पष्ट करें। तो सबसे पहले जानते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, फिर जानेंगे क्षैतिज वितरण। आप लोग एग्जाम में इसी तरह लिखे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए जानते हैं। तो ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत सरकार विभिन्न स्तरों केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार के सत्ता में बंटवारा कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब जो केंद्र में सरकार है उसके बीच में, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा कर देते हैं। इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकार होती है, ठीक है ना। जो कि उच्च सरकार केंद्र सरकार हो गए और निम्न जो कि उसके स्थानीय सरकार होते हैं उसे रखा जाता है। पॉइंट नंबर 3, इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं। जो निम्न वर्ग होते हैं सरकार वह उससे उच्च वाले मतलब कि राज्य सरकार के अधीन और राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, आपको बस ये 3 पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्षैतिज वितरण के बारे में जानते हैं। क्षैतिज वितरण क्या है। तो इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है, तो केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकार के बीच में वितरण होता है और क्षैतिज वितरण में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में वितरण होता है। पॉइंट नंबर 2, इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। मतलब कि जो सरकार है वह एक ही स्तर पर रहेंगे और पूरे देश में उसका शक्ति का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऊर्ध्वाधर वितरण में ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 3, क्षैतिज वितरण का, इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रहते हैं। जो भी अंग होते हैं जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे पर ही नियंत्रण होते हैं, मतलब एक दूसरे पर नियंत्रण होते हैं, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, इससे आपको 5 मार्क्स जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन। जो बहुसंख्यकवाद थे मतलब कि बहुत से संख्या वाले लोग थे अलग अलग, उसका प्रभाव क्या पड़ा उसके बारे में जानते हैं। तो श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद क्यों हुआ जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। जो सिंहली था उन्हें एकमात्र मतलब कि राजभाषा घोषित कर दिया गया। तमिल को हटा दिया गया और अन्य जो वर्ग थे उन्हें भी इससे वंचित रखा गया। पॉइंट नंबर 2, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता दी गई। जो भी विश्वविद्यालय थे और सरकारी नौकरी निकलते थे उन सभी में सिंहली को ही वर्चस्व था, उनको ही सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती थी। पॉइंट नंबर 3, सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया। जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उन्हें ज़्यादा आरक्षण दिया गया और उन्हें आगे बढ़ने का सलाह भी ज़्यादा दिया गया। इसीलिए वहाँ पे इसका प्रभाव भी देखा गया। जानते हैं बहुसंख्यकवाद का क्या प्रभाव हुआ। पॉइंट नंबर 1, तमिल में नाराजगी और शासन के प्रति वेगानेपन को बढ़ावा दिया गया, मतलब कि विद्रोह की भावना बढ़ता गया। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्म बनाने की मांग की गई। 1980 के दशक में जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे उन्होंने अलग से सरकार गठन करने का निर्णय बना लिया, मांग करने लगे, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, सिंहली और तमिलों के बीच टकराव तथा गृहयुद्ध का जन्म हुआ। इसी के कारण जो सिंहली और तमिल के बीच में गृहयुद्ध हुआ। आप समझ सकते हैं क्यों हुआ, क्योंकि जो सिंहली थे उन्हें सब कुछ दिया गया, राजभाषा भी बना दिया गया, जो सरकारी नौकरी निकलते थे उन्हें ही दिया जाने लगा और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उन्हें ही प्राथमिकता दी गई। लेकिन तमिल वर्गों को कुछ भी इनमें से अधिकार नहीं दिया गया, इसीलिए वहाँ पे गृहयुद्ध का जन्म हो गया, ठीक है ना।
और वहाँ पे गृहयुद्ध भी हुआ। पॉइंट नंबर 4, गृहयुद्ध के कारण हजारों लोग मारा जाना और बेघर हो गया। जो गृहयुद्ध हुआ उससे बहुत से लोग बेघर हो गए और मारे भी गए। पॉइंट नंबर 5, युद्ध के कारण देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन दुष्प्रभाव हो गया। मतलब कि सब कुछ छिन्न भिन्न हो गए, श्रीलंका एकदम अलग दिखने लगा। ठीक है ना, बस आपको इतना चीज़ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे हुआ? मोस्ट VVI, ये तो आपको एग्जाम में पक्का मिलेंगे और आएंगे भी, एकदम मोस्ट वायरल क्वेश्चन है ये वाला, कि जो बेल्जियम में समस्या आया उसे कैसे समाधान किया गया। तो जानते हैं बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं को उत्पन्न समस्या का समाधान कैसे किया गया। पॉइंट नंबर 1, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों का समान संख्या बताया गया। ठीक है ना, जो केंद्र में सरकार थे पूरे देश को चलाने वाले, वहाँ पे डच और फ्रेंच भाषा के मंत्री को समान, मतलब कि समान रखा गया। ठीक है ना इसका ज़्यादा ना उसका ज़्यादा रखा गया, दोनों का समान रखा गया, जबकि डच का संख्या ज़्यादा था तब भी। ठीक है ना, आगे जानते हैं पॉइंट नंबर 2, केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियाँ का क्षेत्रीय सरकार का सौंपना। जो केंद्रीय सरकार था वो अपनी अधिक से अधिक शक्तियाँ जो क्षेत्र सरकार था उन्हें सौंप दिया। ठीक है ना, जो जिस क्षेत्र का थे उन्हें सौंप दिया गया। पॉइंट नंबर 3, केंद्रीय सरकार में दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व, जो फ्रेंच थे और डच थे, दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। पॉइंट नंबर 5, सामुदायिक सरकार का गठन किया गया, मतलब कि अलग अलग जगह पे सामुदायिक सरकार का भी गठन किया गया। पॉइंट नंबर 5, क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने का स्वतंत्रता दी गई। ठीक है ना, मतलब कि अपने से भी ले सकते हैं बिना केंद्र सरकार के बताए हुए। क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकार, इन सभी चीज़ को अपनाकर वहाँ के समस्या को ख़त्म किया गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इनके बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह का सक्रिय होना, ये सभी सक्रिय हो गए। पॉइंट नंबर 2, हित समूह का एवं दबाव समूह का सरकार का विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करना, मतलब कि सीधे उसमें शामिल हो गए। पॉइंट नंबर 3, सरकार के ऊपर दबाव बनाकर महत्वपूर्ण फैसले के लिए सरकार को बाध्य बनाना, मतलब कि सरकार पर दबाव बनाने लगे और उन्हें सरकार अपने क्षेत्र पर अधिकार का वर्चस्व बढ़ने लगा। ठीक है ना, जिससे उन्हें हर तरह से अधिकार दिया जाने लगा। पॉइंट नंबर 4, अपने अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा देना, जो भी अपने वर्ग थे उन्हें बढ़ावा दिया जाने लगा। पॉइंट नंबर 5, जनता के मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित होना, जो भी जनता का मुख्य समस्या था उसकी तरफ सरकार का आकर्षित होना भी हुआ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तमिल भाषाई लोगों का क्या मांग थी? जो तमिल भाषाई बोलने वाले लोग थे उनकी क्या मांग थी, इनके बारे में जानते हैं। सिन्हली भाषा के बारे में तो जान गए हम लोग, लेकिन तमिल जो भाषाई के लोग थे उनकी क्या मांग थी जानते हैं। श्रीलंका में तमिल भाषाई लोगों ने अपनी राजनीतिक दलों के माध्यम से निम्नलिखित मांगी थी। सबसे पहला, तमिल भाषा को राजभाषा बनाया जाए। जिस तरह सिन्हली भाषा को राजभाषा बनाया गया था उसी तरह तमिल भाषा को भी राज्य भाषा बनाया जाए, ये उनका पहला मांग था। दूसरा, क्षेत्रीय स्वायत्तता की जाए। ठीक है ना, मतलब कि हर उसका जो क्षेत्र थे वहाँ पे स्वतंत्रता और सरकार का गठन की जाए। पॉइंट नंबर 3, अन्य जातीय समूहों के समान शिक्षा और रोजगार की सुविधा दी जाए। जिस तरह सिन्हली को हर तरह से नौकरी और विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता दी जाती थी उसी तरह इन्हें भी दी जाए। पॉइंट नंबर 4, 1980 के दशक में तमिल सरकार बनाने की मांग की थी। 1980 में
तमिल सरकार बनने की मांग की थी तमिल भाषाएं के लोगों ने। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, बस आपको इतना जानना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। आज का अंतिम प्रश्न होगा, भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग उठाई जाती रही, क्या उन्हें अधिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए या नहीं, कथन स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसे जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको 4 प्रश्न जानेंगे उतना काफ़ी है याद रख ले। ठीक है ना, धन्यवाद।